ये कहानी है यूपी के उस दौर की जब योगी आदित्यनाथ को संसद के भीतर रोना पड़ा और योगी रोते हुए जब देखे गए तो हिंदू शेर का नारा योगी कायर है में बदल जाता है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि 11 दिनों के लिए योगी को जेल में रखा गया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार को घुटने टेक देने पड़े। लेकिन उसके बाद 12 मार्च साल 2007 को संसद के भीतर देश के सामने योगी आदित्यनाथ फफक फफक कर रो पड़ते हैं और उसके बाद योगी शेर का नारा योगी कायर में बदल जाता है। लेकिन योगी रोए क्यों थे? क्या वो सिर्फ इसलिए रोए थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी, या उन्हें 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था, या योगी के रोने की वजह भी कोई अपनों की दी गई चोट थी? वो हुआ क्या था ऐसा कि योगी जैसा हिंदुत्व का चेहरा अचानक रोकर अपने आप को बुज़दिल और कमजोर जैसा दिखा गया? ये कहानी बेहद दिलचस्प है और इस कहानी पे जब आप बात करेंगे तो योगी की जिंदगी के यूटर्न के बारे में भी आप सोच पाएंगे। इसी कहानी ने योगी की जिंदगी को ऐसा घुमाया कि वहां से योगी को यह समझ में आ गया कि दूसरों के आंसुओं को पोंछने वालों को सम्मान मिलता है, खुद के आंसू पोंछने वाले कभी नेता या मसीहा नहीं बन सकते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी वी ऑल रेस्पेक्ट यू। ये कहानी साल 2007 में तब शुरू हुई जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 30 जनवरी साल 2007 को एक बैठक के दौरान योगी से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला सुनाया। उन्हीं दिनों 4 मार्च साल 2007 में सुनील महतो नाम के एक बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की हत्या कर दी जाती नक्सलियों के द्वारा, और उन्हीं का मुद्दा उठाकर योगी सदन में कहते हैं कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, क्या ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है? अगर नहीं दे सकता है तो आज ही मैं ये सदन छोड़कर चला जाता हूं। मैंने अपने परिवार को त्यागा, अब मैं एक संत बना और यूपी की जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। योगी आदित्यनाथ की रोती हुई तस्वीरों को आपने बार बार देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगी की आंखों में आंसू आने के पीछे की मुख्य वजह क्या थी? और योगी जब संसद में रोए तो 9 महीने के लिए यूपी की सियासत से अचानक गायब क्यों हो गए? योगी ऐसे गायब हुए कि वो अपने लोगों से भी नहीं मिलते और ना ही मीडिया में आकर कोई बयान देते हैं। मुलायम सिंह यादव और मुसलमानों को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक अंत यूपी से हो गया, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा न तो योगी के समर्थकों को था, न ही यूपी के मुसलमानों को, और न ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, और खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में दो हाथ करने वाले योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से अकेले पड़ चुके थे, और योगी की आंखों में आंसू के पीछे वजह सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि बीजेपी भी थी। बीजेपी कभी भी योगी के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, और यहां तक कि जब उन्हें जेल में डाला गया तो गोरखपुर के अलावा, पूर्वांचल के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता योगी के बचाव में नहीं आता है। योगी लगभग अकेले पड़ जाते हैं और यही कारण होता है कि वो संसद में रो देते हैं। रोने के बाद जो कार्यकर्ता, योगी के समर्थक और उनको चाहने वाले लोग योगी शेर है कहकर अपने गर्व की बात मानते थे, वो योगी आदित्यनाथ को लेकर यह कहने लगे कि योगी सिर्फ एक भड़काऊ भीड़ के सामने भाषण देने वाले नेता मात्र हैं, और योगी की बोल्ड छवि ब्रेक हो जाती है और योगी को रोने की वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका लगता है, और उसके बाद योगी ज्यादातर वक्त अपने मठ में रहते थे। ऐसा लगा कि वो राजनीति से दूर हो जाएंगे। लाख कोशिशें की गई और उस वक्त के हिंदू युवा वाहिनी के
उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुनील सिंह ने भी लाख कोशिशें कर योगी को समझाने की बात कही कि दोबारा आपका राजनीति में जन्म लेना जरूरी है और कुल कराना जरूरी है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत वैद्यनाथ भी योगी को समझाते कि पहले से ज्यादा बेबाक बनकर आपको जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके थे कि उनका नरेटिव बहुत पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी का मऊ, गाजियाबाद और आजमगढ़ में वर्चस्व बढ़ चुका था और 2005 के दंगे के दौरान एक बड़े हथियार को लहराते हुए तस्वीर यूपी ने देख लिया था। खुली हुई जिप्सी में मुख्तार अंसारी ने वो हथियार दिखाए और प्रशासन कुछ कर नहीं पाया। लेकिन साल 2007 की उस घटना के बाद योगी को जब समझाया गया कि आपको वापस आना होगा और अपनी छवि दोबारा बनानी होगी, तो योगी आदित्यनाथ फैसला करते हैं कि वो यूपी में दोबारा लौटेंगे। जब लौटते हैं तो नारा बदल जाता है। जो हिंदू योगी को कायर कहते थे वो कहने लगे योगी शेर था, योगी शेर है, योगी शेर रहेगा। सितंबर साल 2008 में आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ जाने के लिए हुक्कार भरते हैं और लगभग 40 गाड़ियों के काफिले के साथ गोरखपुर से योगी का काफिला आजमगढ़ पहुंच जाता है। लेकिन आजमगढ़ पहुंचने से पहले रास्ते में ही योगी पर एक हमला किया जाता है और वो हमला इतना खतरनाक था कि अगर वो लाल वाली एसयूवी से उतरकर योगी दूसरी गाड़ी में ना बैठते तो शायद उस दिन के आगे योगी हमारे आपके बीच ना होते। योगी उस घटना में बच गए, लेकिन उनकी छवि जो टूटी थी उसे थोड़ा मेकओवर करने का मौका दिखा और उसके बाद योगी एक के बाद एक बयान देने लगते हैं। साल 2008 के बाद यूपी की सियासत में एंट्री होती है साल 2009 की और उन्हीं दिनों यूपी के साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव था और योगी आदित्यनाथ एक से बढ़कर एक बेबाक भाषण देने लगते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो नेता संसद में रोया था वो इसलिए नहीं रोया था कि वो कमजोर है, बल्कि वो इसलिए रोया क्योंकि वो अकेला पड़ गया। योगी को यह समझ आ चुका था कि यूपी की सियासत या देश की सियासत या संतों के चोले में रोने का अधिकार शायद समाज नहीं देता है और योगी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसका वीडियो लंबे वक्त बाद वायरल हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उस भाषण को अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उनको यह लग गया कि योगी जैसे बेबाक नेता शायद बीजेपी में ना हो। आज देश भर की राजनीति में जो मुद्दा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं, जो मुद्दा बीजेपी और आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, उसी मुद्दे को साल 2007, 8, 9 में भी योगी आदित्यनाथ बखूबी उठाने लगे थे और योगी ने एक रैली में एक बयान दिया। ये कहा कि अगर एक हिंदू लड़कियों को आप उठाकर लेकर जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करेंगे, उनकी नई जाति बना देंगे। ये बयान सुनिए। गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे, पूरी जाति भी नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। इसी बयान के बाद योगी आदित्यनाथ का कद दोबारा से राजनीति में उभार मार लेता है और दुनिया भर के अखबार फिर से योगी की बात करने लगते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह भाषण वायरल हुआ और उसके बाद जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई मीडिया संस्थानों ने इसी बयान को दिखाकर यह सवाल पूछा कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक कुर्सी पर बैठाना चाहिए जो किसी एक कम्युनिटी के लिए इतना खुलकर बोलता हो। यह मामला न्यायालय में भी गया
गया और इस पे योगी के खिलाफ एक केस भी भड़काऊ बयान का दर्ज किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन दिनों ये समझ चुके थे कि जिनके आंखों में आंसू आए राजनीति के कारण से, उन्हीं की आंखों में अंगारे दिखाने पड़ेंगे और योगी उसी रास्ते पे चल पड़े। योगी एक के बाद एक मुख्तार अंसारी से पंगा लेते रहे और मुख्तार के गढ़ में घुसकर हिंदुओं की बात उठाते रहे। साल 2008 दंगे के बाद योगी आदित्यनाथ आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ते हैं और आजमगढ़ जिसे आतंकवाद से जोड़ा जाता है उसे बचाने के लिए योगी अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से लोहा लेने वाला उस वक्त तो ना कोई राजनेता था ना कोई अधिकारी था, यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री भी हिम्मत नहीं दिखाते थे। प्रयागराज के हाईकोर्ट अतीक और मुख्तार के बाहुबल के सामने कमजोर पड़ जाते थे और फैसला सुनाने से पहले केस से अपना नाम वापस ले लेते थे। उस परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ ने यह इशारा किया कि अब इनसे मुकाबला योगी खुद करेंगे और उन्हीं घटनाओं ने योगी को इतना मजबूत बना दिया कि उनके समर्थकों को यह भरोसा हो गया कि जो व्यक्ति संसद में रो रहा था तब कहा गया ये कायर है, उस व्यक्ति में दम है और उसे सत्ता नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं और योगी की जो छवि होती है वो बड़ी हो चुकी होती है। संसद के भीतर रोने वाली छवि धूमिल होती जाती है और वो जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि योगी कमजोर है, वो जो है कमजोर पड़ने लगती है और योगी बेबाकी से अपने भाषण देते हैं। साल 2014 के चुनाव में अंबेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ घुस जाते हैं और उस वक्त मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव को ललकार कर कहते हैं कि 24 घंटे का वक्त देता हूं, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो पूरा अंबेडकर नगर हमारे कब्जे में होगा। उसके बाद योगी ने राजनीति में जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने यह साबित किया कि राजनीतिक आंसुओं के बदले राजनीतिक अंगारे का मतलब क्या है। आज वही योगी सत्ता में है जिनसे हर कोई कांप रहा है। आज वही योगी सत्ता में है जिनसे माफियाओं को डर लग रहा है। आज वही योगी सत्ता में है जो रैली में कहते हैं कि अतीक अहमद ने पैंट पर पेशाब तक कर दिया था। आज वही योगी आदित्यनाथ सत्ता में है जो बेटियों को छेड़ने वालों के लिए कहते हैं इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर हम छेड़ देंगे। आज वही योगी आदित्यनाथ हैं जो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। आज वही योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जजों को फैसला सुनाना पड़ता है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगा देनी चाहिए। नेम प्लेट से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा तक चलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक धक्के खाए हैं। राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें इतना कुछ सिखा दिया, उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्हें आंसुओं को पोंछने वाला नेता बनना पड़ेगा। इसीलिए 2007 में 12 मार्च को रोने के बाद योगी आदित्यनाथ को खुले मंच पर कभी भी रोते हुए नहीं देखा गया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत की शो में जिसे रजत शर्मा ने गोरखपुर में विधानसभा चुनाव साल 2022 में किया था, उस चुनाव के दौरान योगी अपनी बहन के सवाल पे भावुक जरूर हुए थे, लेकिन यह कहते हुए प्रश्न टाल दिया था कि राजनीति में हमारा परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है, इसीलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया कि बहनों से दूर, परिवार से दूर और राजनीतिक आक्रांताओं से बचकर निकले योगी कैसे अपने रूप में दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं, एक मॉडल बता सकते हैं, उस संसद की घटना को भुलवा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि अगर बीजेपी ने साल 2007 में योगी का साथ दिया होता तो शायद मुलायम सिंह यादव के सरकार के फैसलों के बाद योगी कमजोर नहीं पड़ते। संसद पूरी भरी पड़ी थी, समाज पूरा योगी के रोने पे बटा पड़ा था। योगी के सामने स्थितियां कुछ वैसी ही थी जैसे रामचरित
रामचरितमानस में दिखाया गया कि जब राम के सामने सीता के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया गया, वैसे राम निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक राजनीति में, कलयुगी राजनीति में योगी आदित्यनाथ भी निरुत्तर खड़े थे, लेकिन वक्त का चक्र बदलता है। योगी ने साबित कर दिया इंडिया में एक नेता आने वाला है जो रोता है संसद में, सबने देखा, लेकिन जब वो रुलाने पर आएगा तो कानून व्यवस्था की मॉडल पेश करके जाएगा। और योगी के उसी कानून मॉडल की बदौलत इस देश में एक नया शब्द आया जिसको बुलडोजर जस्टिस कहा गया। ये वही नेता हैं जिन्हें कभी कमजोर कहा गया। और योगी के रोने के पीछे की जो मुख्य वजह थी, वो वजह थी राजकुमार अग्रहरि की हत्या, जिसकी हत्या कर दी गई थी गोरखपुर में। कुछ मुसलमानों ने हत्या की थी। उसी पूरे मामले को लेकर योगी ने कई बयान दिए थे। उन्हीं बयानों को आधार बना के मुलायम सिंह यादव ने जेल में डाला और वहीं से योगी को मिटाने की कोशिश की गई। योगी अकेले पड़ गए थे। संसद में कहा कि मैं पहली बार 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 वोटों से जीता, तीसरी बार 1,50,000 वोटों से ज्यादा जीत कर आया। उसके बावजूद ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता, तो मैं ये सदन छोड़ देता हूं। इसका मतलब ये था दोस्तों कि योगी ये कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी जब एक इतना बड़ा नाम, हिंदुत्व मॉडल पेश करने वाला व्यक्ति और खुद सांसद योगी आदित्यनाथ सुरक्षित नहीं है। उन पे अटैक कर दिए जाते हैं, उनकी गाड़ी पे पत्थर और कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारों ने सोचना नहीं शुरू किया, लेकिन देश भर के अखबारों ने लिखना शुरू किया, एक योगी है यूपी का, पूर्वांचल में शेर कहा जाता है। किसने सोचा था यूपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा और पूरी दुनिया में उसके मॉडल की चर्चा होगी। इसलिए जरूरी नहीं आप कब रोते हैं, जरूरी ये है आपने उस रोने के मतलब को अपने अंगारों से क्या समझाया, क्या लिखा और क्या दिखाया।